औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम अपना एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो लेक्चर शुरू करने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था वो था नॉर्थ पोल या आर्टिक रीजन पे। और आज हम इस अपनी इस ब्यूटीफुल अर्थ पे के एक और बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन के बारे में जो है वो आप डिस्कस करेंगे, नॉलेज लेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो फैक्ट्स आपको हम बताएंगे। तो चले चलते हैं आज ऐसे रीजन की तरफ जिसे हम क्या कहते हैं, साउथ पोल। साउथ पोल एक जो रीजन है, तो चले हम आज अपने एक ऐसे रीजन की तरफ चलते हैं दैट इज द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड द विंडिएस्ट रीजन। और बहुत ही मिस्टीरियस ये जगह है हमारी दुनिया की। और बहुत सारे साइंटिस्ट इस मिस्ट्री की वजह से, इसके इस मिस्टीरियस होने की वजह से एटमोस्ट 100 ईयर से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट होते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं। और बहुत सारे रिसर्च सेंटर जो हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इसके मिस्टीरियस होने की वजह से। और वो जो रीजन है वो क्या है, द साउथ पोल, द अंटार्कटिक रीजन। ये आज हमारा टॉपिक है और हम इस टॉपिक पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। तो ये हमारा जो साउथ पोल या अंटार्कटिक रीजन है, ये ऑलमोस्ट जो है वो आइस से कवर है। और हम यूँ कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक आइस ग्लेशियर है और एक सम सॉर्ट ऑफ इसको आइलैंड कह सकते हैं, बहुत ही बड़ा। अंटार्कटिका इज द रीजन इन द साउथ पोल और ये पूरा आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट है। ये हमारा 7th कॉन्टिनेंट है। और इसका जो टेम्परेचर है वो आर्टिक रीजन से भी बहुत ज़्यादा कम है। यानी उस आर्टिक रीजन जो हमारा कोल्डेस्ट नॉर्थ पोल का रीजन था उससे भी ज़्यादा इसका टेम्परेचर कम है, उससे भी ज़्यादा कोल्डेस्ट है। यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम जो कोल्डनेस टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है वो है -89 डिग्री सेंटीग्रेड। टू मच कोल्ड। इसीलिए यहाँ पर किसी भी लाइफ का पॉसिबल नहीं है। अपर यानी कॉन्टिनेंट के जो ऊपर का हिस्सा है, जो फेस या लैंड एरिया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे टोटल कवर्ड एरिया है, कवर्ड विद आइस से, कोई लैंड एरिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बड़ी आइस शील्ड है यानी उसके नीचे साइंटिस्ट कहते हैं कि बड़ी बड़ी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स है और कुछ ऐसी लाइफ भी हैं पानी में और ऐसी फिशेस भी हैं जिसने अपने इस टेम्परेचर को अडॉप्ट कर लिया है और यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे यह साइंटिस्ट इन्हीं जो मिस्टीरियस फैक्ट्स हैं इस कॉन्टिनेंट के, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर हमारा जो इस पूरे अर्थ का जो टेम्परेचर है या इसकी जो क्लाइमेट है उस पर रिसर्च हो रही है कि फर्दर आगे यहाँ का जो दुनिया का टेम्परेचर है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट साउथ पोल या अंटार्कटिका रीजन पे क्या हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और फैक्ट क्या है अंटार्कटिका रीजन की, यहाँ पे जो एक बहुत ही, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ड्राइएस्ट, कोल्डेस्ट और विंडिएस्ट ये कॉन्टिनेंट है, ये प्लेस है। तो विंड की जो अभी मैंने टेम्परेचर बताया कि -89 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। और जो यहाँ पे कंटिन्यूस हरिकेन्स आते हैं वो अप टू 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो इसकी विंड है वो ब्लो करती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हार्श क्लाइमेट है। एक तो टेम्परेचर इतना कोल्ड -87-85 डिग्री सेंटीग्रेड तक और 300 किलोमीटर की जो विंड ब्लो करती है। तो इधर किसी भी चीज़, किसी भी लाइफ का एग्जिस्ट करना वो पॉसिबल नहीं है। और ये जो सेपरेट करता है हमारा लैंड एरिया से, यानी जो इसका नियरेस्ट लैंड एरिया है वो साउथ अमेरिका का चिली या अर्जेंटीना है। और वहाँ से ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर
अटलांटिक ओशन से दूर और बहुत ही ये जो सी है, ये ओशन है, बहुत ही रफेस्ट ओशन इन ऑफ द वर्ल्ड है। यानी ये एरिया जो साउथ अमेरिका से अंटार्कटिका के बिटवीन है, वो रफेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। यानी बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं और इतना बड़ा ये एरिया है, इतना डिस्टेंस है, तो किसी भी लाइफ का इधर से वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं है, इतना ईजी नहीं है। साइंटिस्ट जाते हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड शिप्स और अपने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके ज़रिए वहाँ जाते हैं और अपने रिसर्च सेंटर में वो काम करते हैं। इसके अलावा इसका एक फैक्ट और है, वो क्या है कि ऑलमोस्ट जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा ऑलमोस्ट तकरीबन अंटार्कटिका जो है कवर्ड विद द थिक शील्ड ऑफ आइस। तो यहाँ पे 90% हमारी पूरी अर्थ का जो फ्रेश वाटर का 90% रिजर्व है वो यहीं पर है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्व भी है। जो ऑलमोस्ट इन 1911 एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोर था, रोनाल्ड एमंडसन। ये फर्स्ट टाइम जो है वो अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ जाने में सक्सेसफुल रहा और इसी के नाम पे वहाँ पे एक सी है, इसी एक्सप्लोर का नाम पे है। जब वो यहाँ पे पहुंचा होगा फर्स्ट अपना वॉयज में या एक्सप्लोरेशन में, तो उसने यहाँ सिर्फ आइस और स्नो के अलावा कुछ भी नहीं देखा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंट हरिकेन्स आने की वजह से, इतना कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे कोई भी जो है ट्री नहीं है और कोई भी इसके अलावा दूसरी लाइफ नहीं। ऑलमोस्ट जो है वो कुछ सी लाइन, वॉलरस और पेंगुइन के अलावा यहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे एरियाज भी अंटार्कटिका में डिस्कवर किए हैं जहाँ बहुत ही थोड़े अरसे के लिए जो है वेजिटेशन होती है, बहुत ही कम और बहुत ही थोड़े अरसे के लिए वेजिटेशन होती है और उसके बाद वो वैनिश हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर उसको फर्दर आगे जाने नहीं जाता, तो उसका उन वेजिटेशन का लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। यानी वहाँ पे आर्टिक रीजन में सी लाइन भी हैं, सील्स भी हैं, बट पेंगुइन्स नहीं है, जो कि सिर्फ अंटार्कटिक रीजन में यानी साउथ पोल में पाए जाते हैं। ये अच्छा, आर्टिक रीजन को इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कुछ फैक्ट्स मैंने आपको इनिशियल अपने इंट्रो में बताए और इसके अलावा यहाँ अंटार्कटिक रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो अंटार्कटिका का जो सेंट्रल पार्ट है वो 2000 to 3000 मीटर हाई है, विथ स्नो, आइस, डीप वैलीज, फ्रीजिंग टेम्परेचर, कैरिवासेस, शिफ्टिंग शील्ड ऑफ आइस। यानी अचानक सडनली यहाँ पे बड़ी बड़ी जो आइस शील्ड है वो स्लिप होना शुरू हो जाती है इस हाई एरिया से, और जो ओशन है उसमें मूव करने लग जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर। तो ये और किसी भी बार बहुत ही हाई स्पीड में जो है वो विंड ब्लो करने लग जाती है। ये तमाम चीज़ें मिलकर इस पूरे रीजन को या इस पूरे कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करने में बेइंतहा डिफिकल्टी पैदा करते हैं। इसीलिए इस कॉन्टिनेंट को डिस्कवर करना इतना आसान नहीं है। स्पेशली यहाँ पे जो लोग रिसर्च सेंटर या साइंटिस्ट यहाँ काम करते हैं, ऑफनली यहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट का जो है वो शिकार हो जाते हैं। फ्रॉस्ट बाइट क्या होती है? फ्रॉस्ट बाइट या तो फेस, फिंगर्स या टो पे जो है ना अफेक्ट करती है ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होने की वजह से, और उनकी जो है वो फिंगर्स, फेस या टो की जो फिंगर्स हैं वो अफेक्टेड हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा डैमेज होती हैं और वो फॉर एवर के लिए हो जाती हैं, क्योंकि वो फर्दर फिर वो उनका जो हीलिंग वो पॉसिबल नहीं होती। ये इसी ख़ास यहाँ की बात है जो कि यहाँ पे रिसर्च करने वाले या एक्सप्लोरर को फेस करनी पड़ती है। इन तमाम फैक्ट्स की वजह से अंटार्कटिका इज स्टिल इनहैबिटेड, वहाँ पे कोई रहता नहीं है अनलेस दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज अपने रिसर्च सेंटर वहाँ कायम किए हुए हैं। और यहाँ पे भी कहते हैं कि बहुत ही मिनरल्स, बहुत बड़े पैमाने पे मिनरल्स है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है वो 1920 में एक
ट्रीटी हुआ था, और उस ट्रीटी के अगेन में जो ये बात जो है वो एग्री की गई थी कि यहाँ पे किसी भी किस्म की मिनरल्स की माइनिंग और किसी की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, जिस ताकि इस कॉन्टिनेंट की जो एक्चुअल हालत है उसको बरकरार रखा जाए। और अगर ये डिस्ट्रॉय हुआ तो फिर दुनिया का जो क्लाइमेट है वो भी डिस्ट्रॉय होगा, उसको भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर अभी तक, क्योंकि हमारा जो बाकी कॉन्टिनेंट है उसमें ग्लोबल टेम्परेचर जो हाई राइज होता जा रहा है, और उस टेम्परेचर के राइज होने की वजह से यहाँ की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। और इस मेल्ट होने की वजह, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आइस का रिजर्व है यहाँ पे, तो इस आइस के मेल्ट होने की वजह से दुनिया में जो ओशियंस का जो हाइट है वो भी बढ़ रही है, जो कि दुनिया में जो कोस्टल एरियाज हैं उनके लिए एक कंटिन्यूस थ्रेट है सुनामी, बड़ी और फ्लड के लिए। इस जो ट्रीटी ये क्या इसको प्रोटेक्ट करता है, इसके एनवायरनमेंट को, इसके पूरे क्लाइमेट को, और इस तरह से पूरे दुनिया के मुल्क इस बात पे एग्री हुए हैं कि कम से कम ये हमारा जो अंटार्कटिक रीजन या अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है इसको जो है वो सेफ रखा जाए। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी जो, जैसे मैंने कहा कि मिस्ट्री है, और अभी साइंटिस्ट अभी तक जो है वो रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स मिले हैं जो कि दूसरे प्लैनेट से आए हैं, और वो इस एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से अपनी एक्चुअल हालत में अभी तक हैं। इसी और अंडर द जो आइस है वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जो लिविंग थिंग्स या लिविंग क्रीचर्स मिली हैं जो कि दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। तो ऐसे बहुत सारे अभी टूर एक्सपीडिशन है जो लोगों को वहाँ लेके जा रहे हैं और इस कॉन्टिनेंट के टूर करवाते हैं। अब ये देखना है कि वो एरिया जो इजिप्ट या साउथ अमेरिका में जितने टूरिस्ट जाते हैं वो 50% है, वाइल जो साउथ अमेरिका में टूरिस्ट जाते हैं वो मिलियंस में है। तो यहाँ पे लोगों की जाने की अभी तक जो है वो जो ट्रैवलिंग है वो बहुत ही कम है, जो कि इसके लिए बहुत ही फायदेमंद और सुटेबल है। तो आज इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल है। अगर आपको ये लेक्चर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने लाइक्स करें और कमेंट्स ज़रूर दें कि ये मेरा ये लेक्चर आपको कितना अच्छा लगा। थैंक यू।